नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल आदमपुर में उपचुनाव हो रहा है और इसकी गूंज दिल्ली तक है। अमूमन जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उनके जेहन में आदमपुर का उपचुनाव घर कर गया है। हालांकि 90% लोग यह मान रहे हैं कि यह पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल का परंपरागत सीट है और यहाँ से जिस तरह से भजनलाल इस सीट से जीते, इसी सीट से उनकी पत्नी जीती, इसी सीट से उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीता और इसी सीट से रेणुका बिश्नोई चुनाव जीती और अब भव्य बिश्नोई इस सीट से चुनावी मैदान में है और उनकी जीत तय है। तो कई ऐसे लोग हैं जो इस बार के सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है, उससे साफ लगता है कि इस बार हार जीत को लेकर कयास कुछ अलग दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि क्या यह परंपरागत सीट कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल के खाते में रहती है या फिर इस सीट पर कोई नया इतिहास लिखा जाता है। आपको बता दें जरा समीकरण यहाँ का कि आप ये जो आदमपुर की सीट है हिसार जिले में, ये शुरू से ही 1967 से 2019 तक का अगर जिक्र करें तो करीब इस पूरे दौरान इस आदमपुर विधानसभा सीट से 16 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 13 बार सामान्य चुनाव हुए हैं जबकि 3 बार उपचुनाव हो चुका है। और इन 16 बार के चुनाव का जिक्र करें या आपको बताएं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीट से 15 बार भजनलाल का परिवार जीत दर्ज किया है और इस सीट से तमाम बड़े दिग्गज, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, या फिर बंसीलाल के सुपुत्र हों, या फिर आज जो उड़ीसा में गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, या संपत सिंह हों, जेपी हों जो अभी भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे तमाम दिग्गज हों, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला के भाई रंजीत चौटाला हों जो आज बिजली मंत्री और जेल मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं इस खट्टर सरकार में, ये तमाम बड़े दिग्गजों को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा है और 15 बार जीत भजनलाल परिवार की हुई है। एक और बात आपको बता दें कि इस सीट पर अब तक जो भजनलाल या उनके परिवार ने जो चुनाव लड़ा है वो हमेशा सत्ता के विरुद्ध चुनाव लड़ा है, यानी जिसकी सरकार रही है उसके खिलाफ उपचुनाव हुए और उपचुनाव इनकी पार्टी ने लड़ी है। लेकिन ये चौथा उपचुनाव है और इस उपचुनाव में अंतर क्या क्या है जरा ये समझिए कि इस उपचुनाव में पहला अंतर यह है कि इस बार जो भजनलाल की तीसरी पीढ़ी जो इस सीट से चुनाव लड़ रही है वो सत्ता के साथ चुनाव लड़ रही है। यानी अब तक जो उपचुनाव हुए हैं, 3 उपचुनाव हुए हैं और तीनों उपचुनाव सत्ता के विरुद्ध लड़ा गया था, जबकि इस बार सत्ता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। भव्य बिश्नोई से चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात ये है। दूसरी बात कि इस बार आम आदमी पार्टी की मजबूती से एंट्री हुई है और वह भी कहीं ना कहीं एक मायने रखता है। तीसरी बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फुल फ्लेज हैं पूरे हरियाणा में कांग्रेस में और कहीं ना कहीं जीत दिलाने के लिए उन्हें यह उनके लिए चुनौती है और उन्हें साबित करना पड़ेगा आला कमान को कि जिस तरह से आला कमान ने उन्हें यह पूरी जिम्मेदारी दी है तो ऐसे में यह सीट उन्हें जिताना है और जीतना है। और यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी को यहाँ से टिकट कांग्रेस ने दिया है। जेपी का भी एक लंबा इतिहास रहा है और आपको बता दें कि वो पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेहद खास रहे हैं, या हम ये कहें कि जो ग्रीन ब्रिगेड चौधरी देवीलाल ने बनाया था उसके वो कमांडर रह चुके हैं। इसी सीट से, इसी इलाके से वो 1989 में लोकसभा जीत कर गए और केंद्र में मंत्री भी बने थे। ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने इन्हें उतारा है। अब देखिए, एक तरफ हजका जो जिन्होंने बनाया था हरियाणा जनहित कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई ने जो विलय कर लिए कांग्रेस में, अब वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनका पुत्र भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी जोशों खरोशों के साथ इस उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, या ये कहें कि चाहे वो सुशील गुप्ता हो जो प्रभारी हैं हरियाणा के, या प्रदेश के जितने तमाम उपाध्यक्ष या पार्टी के नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के,
उनकी नज़र इस सीट पे है। वो चाहते हैं कि इसमें से जीत अगर दर्ज न हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर अंक गणित जरूर खराब किया जाए। तीसरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस जो करो या मरो की स्थिति में है, और तमाम जो वीडियोज आप रोजाना देखते होंगे, खबरें देखते होंगे कि कांग्रेस में आज यहाँ से नेता शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो यह भी कहीं ना कहीं श्रेय जाएगा कि हुड्डा अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करें और इस उपचुनाव को जीतें। चौथी बात जो सबसे बड़ी है कि इस पूरे मनोहर लाल पार्ट 2 की बात करें तो 2 उपचुनाव अभी तक हुए हैं। बड़ौदा का उपचुनाव हुआ और एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, और दोनों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो 1967 से एक इतिहास चला आ रहा है राजनीति का, वो इतिहास इस बार दोहराई जा सके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जो जिस तरह से समीकरण बनते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यह सीट भजन लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, स्वर्गीय भजन लाल, उनका परंपरागत और अपना सीट रहा है। यहाँ से यही वजह है कि पूरे हरियाणा के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करें तो जितने भी घराने हैं राजनीति के, उनमें भजन लाल का ही एक ऐसा परिवार है जिस परिवार से 2 महिलाएं विधानसभा सदस्य बनी हैं। यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई को जिस तरह से जनता ने एक्सेप्ट किया इस इलाके के, क्या भव्य बिश्नोई को एक्सेप्टेंस मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या वास्तव में जो इतिहास परंपरा चली आ रही है वो परंपरा दोहराई जाएगी और भव्य बिश्नोई यहाँ से विधानसभा पहुँचते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। आपको एक चीज़ और बता दें कि जब इससे पहले जो चुनाव हुए थे जिसमें भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें इस सीट से, अगर आदमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से उन्हें दुष्यंत चौटाला के मुकाबले ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वहीं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके मुकाबले इन्हें कम वोट मिला था। या एक दो और चुनावों का जिक्र करें तो परसेंटेज ऑफ वोट का जो परसेंटेज जो कुलदीप बिश्नोई परिवार या भजन लाल परिवार को मिला, वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा था। यही वजह है कि जो राजनैतिक पंडित हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई और भजन लाल के प्रति लोगों का मोह अब भंग हो रहा है, वो वोटों में दिख रहा है कि किस तरह से वोट कम हो रहे हैं। उससे ये हो सकता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो नया राजनीति का अध्याय लिखे और कहीं ना कहीं इसके नतीजे आए वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी एक ब्रिगेड उतार दी है इस उपचुनाव को जीतने के लिए। क्योंकि 2 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है इसी हरियाणा में, तो डर तो यह भी है कि कहीं ये उपचुनाव हार न जाए। दूसरी बात कि जो कुलदीप बिश्नोई को या भजन लाल को वोट मिलते आए हैं अब तक, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ होने की वजह से ही मिले हैं। और इस पिछली बार भी जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीते थे 2019 में, तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बीजेपी के विरोध में वोट पड़े थे। तो ऐसे में इस बार बीजेपी से हैं, तो क्या वास्तव में जो लोग हैं वो कुलदीप बिश्नोई के करीबी हैं, क्या वो भजन लाल के करीबी हैं, उनके कहने से वोट डालते हैं, उस परिवार को देखते हुए वोट डालते हैं, या फिर पार्टी की बात करते हैं? अगर पार्टी की बात और विरोध की बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ के नतीजे अलग हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या इस बार का उपचुनाव एक नया राजनीतिक इतिहास लिखता है या फिर वह दोहराता है कि यह वही सीट है जब 1977 से 1987 के दौरान, 1977 और 1987 में जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हार रहे थे चुनाव, उस दौरान भी यह आदमपुर विधानसभा की सीट ने इज्जत बचाई थी और यहाँ से भजन लाल का परिवार जीता था। तो निश्चित तौर पे ये 2022 का उपचुनाव एक नया इतिहास, नई इबारत लिखेगा और सिद्ध करेगा कि क्या वास्तव में इस इलाके की जनता उसी भजन लाल के परिवार के साथ बंधी हुई है, उन्हें किसी राजनीतिक दल या किसी और नेता से कोई संबंध नहीं है, या फिर वहाँ की जनता भी अब उस बंधन से मुक्त होकर पार्टी पॉलिटिक्स या नेता के आधार पर वोट करेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।